एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी दिया था कि a इक्वल्स टू बी, यानी कोई दो सेट इक्वल कब होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ है कि टू सेट्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम एलिमेंट्स। कि सेट ए में और सेट बी में जो एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए। और इसकी डेफिनेशन भी देखिए कुछ इस तरीके से बोली है इसने कि फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स के लिए एक्स या तो ए में होना चाहिए और साथ में वो किस में होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे को इम्प्लाइज कर रहे हैं कि अगर एक्स ए में है तो वो एक्स बी को भी होना चाहिए, अगर वो एक्स बी में है तो वो ए में भी होना चाहिए। तो उस कंडीशन में आप उन दो सेट्स को क्या कहेंगे कि दे बोथ सेट्स आर इक्वल। नेक्स्ट देखिए, यूनिवर्सल सेट के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था। अब बात की जाती है वेन डायग्राम्स की। बेसिकली वेन डायग्राम्स एक तरीके का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस है सेट को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने आपसे कहा था यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें सब कुछ आता है। ठीक है, तो ये वो यूनिवर्सल सेट है जिसको आपने एक रेक्टेंगल के ग्राफ के रूप में आपने रिप्रेजेंट किया है। वहां पर आपने कहा वेन डायग्राम ऑफ सेट ऑफ वॉवल्स, कि सेट ऑफ वॉवल्स क्या होते हैं। अब वॉवल्स के अंदर क्या आते हैं, ए ई आई ओ यू आता है। तो आपने क्या किया, एक सर्कल बनाया और उसके अंदर कहा कि ए ई आई ओ यू एक मेरा सेट है जो कि क्या है, मेरा सेट ऑफ वॉवल्स है। तो ये तरीका है वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने का किसी भी एक सेट को इन अ यूनिवर्सल सेट। क्लियर है। अब देखिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हम क्लियर कर रहे हैं इस पीडीएफ के थ्रू। दिस इज सम स्पेशल सेट दैट हैज नो एलिमेंट्स। देखिए मैंने उस दिन एक नल सेट की बात करी थी, तो यहाँ पे दो तीन चीज होती हैं। एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहा जाता है और उसको डिनोट किया जाता है बाय फाई। इसको फाई कहा जाता है। गर्ल्स ये जो सिंबल है, इस सिंबल को फाई कहा जाता है। ठीक है, द एम्प्टी सेट कैन आल्सो बी डिनोटेड बाय दिस वन। आप इस तरीके से एम्प्टी सेट को इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, सिंगलटन सेट क्या होता है, अ सेट विथ वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। जिस सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा वो सेट क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ए कॉमन एरर इज टू कंफ्यूज द एम्प्टी सेट फाई विद द सेट फाई। देखिए दोनों को लिखने का तरीका है अलग है। यहाँ पे सिर्फ आपने फाई लिख रखा है और यहाँ पर सेट बना रखा है। देखिए जब भी आप कर्ली ब्रेसेस में कोई एलिमेंट लिखते हैं तो वो अपने आप एक सेट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है। तो वो क्या कहना चाह रहा है इसको समझिए। विच इज अ सिंगलटन सेट, ये क्या है, ये एक सिंगलटन सेट है क्योंकि इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है और उसकी वैल्यू क्या है, फाई। ठीक है, द सिंगल एलिमेंट ऑफ द सेट फाई इज द एम्प्टी सेट इटसेल्फ। ये अपने आप में क्या है, एक एम्प्टी सेट है। A useful analogy for remembering this difference is to think of folder in a computer file system. The empty set can be thought of as an empty folder, and the set of consisting of just an empty set that can be thought of as a folder with exactly one folder inside, namely the empty folder. यानी कि अगर आपको ये कह दिया जाए कि इस सेट की कार्ड, देखिए आगे क्लासेस में हम बात करेंगे कार्डिनलिटी क्या होती है। कार्डिनलिटी का मतलब होता है कि सेट में कितने एलिमेंट्स है वो उसकी कार्डिनलिटी कहलाती है। फॉर द एग्जाम्पल सेट ऑफ वॉवल्स, सेट ऑफ वॉवल्स में कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो गई, 5 हो गई। ठीक है, तो वहीं पे अगर बात की जाए इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है, इसकी 1 है, लेकिन इसमें कोई एलिमेंट नहीं है क्योंकि आपका जो फाई है जस्ट ये डिनोट करता है कि इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई एम्प्टी फोल्डर क्रिएट करते हो और उसमें कोई एक एम्प्टी फाइल आप रख देते हो, लेकिन माना तो जाता है कि इसमें एक फाइल है। उस फाइल को जब आप ओपन करते हो तो आपको पता चलता है कि इस फाइल के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस बात का डिफरेंस आप आराम से समझ लीजिए कि इस तरीके से अगर मैं लिख रही हूँ तो मान लीजिए एक सेट है और इसके अंदर एक एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड फाइव। ठीक है, और फाइव की वैल्यू कुछ नहीं होती, दैट इज नल। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन है सबसेट की। सबसेट हमने प्रीवियस क्लास में समझ ही लिया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है, सबसेट को कैसे डिफाइन किया जाता है एक वेन डायग्राम में। देखिए आपने कहा A इज अ सबसेट ऑफ B। ये देखिए
आपने कहा A इज अ सबसेट ऑफ B, तो मैंने आपको फिर ये कहा था कि अगर A B का सबसेट है तो बड़ा कौन होगा B और छोटा कौन होगा A। तो वेन डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लीजिए। यूनिवर्सल सेट आपका ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, और उसके अंदर B, ये बाहर का जो आउटर सर्कल है ये B है। इस B सबसेट, ये जो B सेट है इसके अंदर आपने एक सबसेट बनाया दैट इज कॉल्ड A। तो इसको साफ देख के पता चल रहा है कि B बड़ा है और A छोटा है, लेकिन ए की सभी जो एलिमेंट्स है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, बी को बिलोंग कर रहे हैं। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो बाहर का है, बी से बाहर का है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, अगर सबसेट की बात कर रहे हैं तो ए के एलिमेंट्स वही एलिमेंट्स होंगे जो बी के होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सभी हों, वो कम होंगे, बी से कम होंगे वो। तो वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। कुछ थ्योरम्स हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं ध्यान से। फॉर एवरी सेट है, हर सेट की बात की जा रही है। फाई, फाई का मतलब आप जानते ही, कुछ ना होना, नल। फाई इज अ सबसेट ऑफ एस, फाई हमेशा सबसेट होगा एस का, ठीक है। और दूसरा ये कहता है कि एस अपने आप में सबसेट होगा था किसका, एस का, ठीक है। ये दोनों ही चीजें हैं। अब इसको कैसे प्रूव करा गया है वो देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन था, पहला जो इक्वेशन है हमारा वो है फाई इज अ सबसेट ऑफ एस। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, let S be a subset, S is a set, to show that phi is a subset of S, we must show that for all x, हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि सभी x के लिए कि x belongs to phi, तो x S को भी belong करना चाहिए, is true because the empty set contains no element, it follows that x belongs to phi is always phi, it follows that the conditional statement, देखिए ये चीज हम तब प्रूव कर पाएंगे जब मैं आपको थर्ड यूनिट आपका लॉजिकल प्रूफ समझा पाऊं, जहाँ पे आप कॉन्ट्रडिक्शन प्रूफ, डायरेक्ट प्रूफ, ये सारी चीजें पढ़ पाएंगे। तो अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एस है और एस इज अ सबसेट ऑफ एस, ठीक है। ये होता है जब हम थर्ड यूनिट पढ़ेंगे तो वहां पे मुझे सबसे पहले आपको क्लियर करने पड़ेंगे कि प्रूफ क्या होता है, कॉन्ट्रोडिक्शन प्रूफ कैसे किए जाते हैं, इंडक्शन प्रूफ कैसे किया जाता है। तो तब शायद बेटर आप इस चीज को समझ पाएंगे, वरना आप अभी कंफ्यूज रहेंगे। ओके, हमारा नेक्स्ट टर्म जो है कार्डिनलिटी। हमने कहा लेट एस बी अ सेट इफ देयर आर एग्जैक्टली एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बेटा अलग अलग, ठीक है, कि आपके जो एलिमेंट्स एस में हैं, एन एलिमेंट्स, वो सब एक दूसरे से अलग हैं। वेयर एन इज अ नॉन नेगेटिव नंबर, यानी सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं। वी से दैट एस इज अ फाइनाइट सेट एंड एन इज द कार्डिनलिटी ऑफ एस। एस की कार्डिनलिटी क्या होती है कि उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, मॉडुलस ऑफ एस से। क्लियर है। फॉर द एग्जाम्पल ए बी अ सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10। अब 10 से लेस देन कौन कौन होंगे जो ऑड हो, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। तो कितने हुए, 5 हुए कि नहीं हुए। तो ए सेट की कार्डिनलिटी कितनी हो गई, 5 हो गई। इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं, 26 होते हैं, तो एस की कितनी हो गई, 26 हो गई। बिकॉज द नल सेट हैज नो एलिमेंट, नल सेट का कोई एलिमेंट नहीं होता है, इसीलिए उसकी कार्डिनलिटी क्या कहलाई जाती है, 0 कहलाई जाती है। ओके, इनफाइनाइट सेट्स कौन से होते हैं, जो कि फाइनाइट नहीं होते। आप ये कह दीजिए द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज इनफाइनाइट। ओके, नेक्स्ट पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, अगर कोई एक सेट आपको एस दे रखा है तो उसका पावर सेट ऑफ एस क्या होगा, इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एस। आप अपने सेट को यूज करके कितने सबसेट्स बना सकते हैं, वो उसका पावर सेट कहलाता है, ठीक है। सामने देखिए एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं। यहाँ पे कह रखा है कि एक सेट है जिसमें 0 है, 1 है और 2 है। अब कहा कि इसका पावर सेट क्या हो सकता है। देखिए पावर सेट मतलब आपको सबसेट्स बनाने हैं। पहला सबसेट तो क्या होगा कि आपके उसमें एक ही एलिमेंट हो, आप 0 ले लें। दूसरा क्या होगा, आप उसमें 1 ले लें। तीसरा होगा आप उसमें 2 ले लें, ठीक है। और एक क्या होगा, उसमें तीनों ही एलिमेंट्स ले लें। तो देखिए हमने क्या किया, पावर सेट बनाया। अब हमारे पहले हमने पढ़ा था थ्योरम के अंदर कि फाई इज अ सबसेट ऑफ सेट। फाई तो हर सेट का सबसेट होता है,
तो आपने 5 को इंक्लूड कर लिया। पहला एलिमेंट सिंगल रखा, फिर सिंगल 1 रखा, सिंगल 2 रखा। अब कॉम्बिनेशंस बनाए 0 1 0 2 1 2 और लास्ट में तीनों। ठीक है, तो ये सारे मिलकर क्या बने? पावर ऑफ सेट। कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कितनी बनेगी? 8 बने। अब इसको डायरेक्टली भी कैलकुलेट किया जा सकता है। कार्डिनलिटी कितनी है सेट की? 3, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 3। तो आप 2 की पावर 3 कर दीजिए। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। तो आप डायरेक्ट बिना बनाए हुए, बिना सबसेट्स बनाए हुए, क्रिएट करे, आप डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस सेट का पावर सेट क्या होगा। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? 2 की पावर n। n क्या है? कार्डिनलिटी ऑफ सेट। तो आपने क्या करा? 2 की पावर n किया। तो 2 की पावर n, n कितना है इस सेट के लिए? 3, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। तो 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू कितना होता है? 8। तो यहाँ पे ये 8 हो गया। मेजर क्वेश्चन, व्हाट इज द पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट? एम्प्टी सेट का पावर सेट क्या होता है? व्हाट इज द पावर सेट ऑफ दिस वन? इस सेट का पावर सेट क्या होगा? द एम्प्टी सेट एग्जैक्टली वन सबसेट नेमली इटसेल्फ, क्योंकि हमने कहा कि फाई हर एक में होगा, तो ऑब्वियसली अगर नल है, नल सेट है तो उसका भी फाई होगा। तो आपने क्या किया कि p ऑफ फाई इज इक्वल्स टू क्या करा? फाई बना दिया। द सेट फाई हैज एग्जैक्टली टू सबसेट्स। देखिए बात डिफरेंस देखिए, यहाँ पे एम्प्टी सेट लिखा था। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट की जब बात करते हैं तो उसको आप इस तरीके से, उसके पावर सेट को इस तरीके से डिनोट करेंगे। लेकिन जब आप इस सेट की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा? एक तो फाई होगा, जो आपने पहले थ्योरम में पढ़ा था कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एस। और एक क्या होगा? ये जो यहाँ पे शो कर रखा है, तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे ये वाला कौन सा है जो हमने थ्योरम पढ़ी थी कि फाई तो होगा ही, हर सेट का एक एलिमेंट फाई होता है, एक सबसेट फाई होता है। और दूसरा ये है जो कि आपने यहाँ पे क्रिएट किया, आया है आपका, दैट्स इट। तो यहाँ पे कितने हो गए? 2 हो गए। और ये फॉर्मूला वो है जो मैंने आपको बताया है, 2 की पावर n एलिमेंट्स। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आप ये समझ लीजिए, आप कितने तरीके से उसको अरेंज करते हैं। चेस बोर्ड देखा है आप लोगों ने? चेस बोर्ड, चेस बोर्ड में आपने देखा है कि 8 रोज होती है और 8 कॉलम्स होते हैं, और हर का एक के साथ में रिलेशन होता है। ठीक, चलिए देखिए इसको यहाँ पर पढ़ते हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाता है पहले ये देख लेते हैं, तो उससे आसानी हो जाएगी आप लोगों को। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे, यहाँ पे एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं इसको कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास दो सेट है, a इज इक्वल्स टू a कॉमा 2 एंड b इज इक्वल्स टू a b c, तीन प्रोडक्ट हो गए। अब आपको a क्रॉस b निकालना है। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट को a क्रॉस b से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप क्या करेंगे, इसका इसके साथ रिलेशन, वन का a के साथ, वन का b के साथ, वन का c के साथ, वही किया। 1 कॉमा a, 1 कॉमा b, 1 कॉमा c, फिर 2 का a के साथ, 2 का b के साथ और 2 का c के साथ। तो यहाँ देखिए 2 कॉमा a, 2 कॉमा b एंड 2 कॉमा c, यानी आपको दोनों ही सेट्स के हर एक एलिमेंट का दूसरे सेट के ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ में कॉम्बिनेशन बनाना है। दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हमने ये चीज क्रिएट करी है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी को आप ढंग से फिर से देख लीजिए। ए सेट में आपके पास a कॉमा 2 है, बी सेट में a कॉमा b कॉमा c है। तो आपने a सेट के हर एक एलिमेंट का b सेट के हर एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन बनाया है। यानी 1 का a के साथ भी है, b के साथ भी कॉम्बिनेशन है और c के साथ कॉम्बिनेशन है। वहीं पे 2 का भी देखिए a के साथ कॉम्बिनेशन है, b के साथ है और c के साथ है। ये देखिए फाइनली तो कितने कितने बन गए? 2 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। तो इसका 3 इसके साथ में और इसका 3 इसके साथ में, टोटल 6 बन गए। देखिए 6 सेट्स सबसेट्स बना दिए आपने ए कार्टेशियन बी के। ठीक है, और यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए बी लिखा जाता है, आप उल्टा सीधा कर सकते हैं। नो सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर नॉट इक्वल अनलेस, जब तक कि ए इज इक्वल्स टू फाई ना हो या बी इज इक्वल्स टू फाई ना हो तब तक ये नहीं हो सकता। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको लाइव क्लास में इसको और इम्प्लीमेंट करेंगे।
आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।